हाय गाइज, मेरा नाम है पराग पाल एंड वेलकम बैक मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने मुझे बोला था कि कोलैप्स लोड के ऊपर वीडियो चाहिए, इसलिए मैंने कोलैप्स लोड का एक पहले ब्रीफ इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया है जिसमें आपको पता चलेगा व्हाट इज एग्जैक्टली मीन द कोलैप्स लोड, जिसमें प्लास्टिक हिंजेस का क्या कंसेप्ट होता है, ये सारी चीज़ें हम आज यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कोलैप्स लोड की कुछ डेफिनेशन बताता हूँ, जिसमें हमको सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना चाहिए व्हाट इज अ कोलैप्स लोड और व्हाट इज अ प्लास्टिक लिमिट लोड। ठीक है, द लोड एट विच अ सफिशिएंट नंबर ऑफ प्लास्टिक hinges आर फॉर्म इन अ स्ट्रक्चर सच दैट अ कोलैप्स मैकेनिज्म इज क्रिएटेड इज कॉल्ड अ प्लास्टिक कोलैप्स लोड और प्लास्टिक लिमिट लोड। देखो, प्लास्टिक कोलैप्स लोड क्या होता है? जहां पे आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है। ठीक है, प्लास्टिक बिहेवियर आपको पता होगा, जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था हमारा। ठीक है, जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था, तो उसके हिसाब से जो भी हमारे मेटल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, उसके हिसाब से जो एक ब्रेक पॉइंट होता है, उसके बाद हम हमारा जो क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन का जो प्रॉपर्टी है वो ब्रेक कर जाता है। उसके बाद एक पॉइंट ऐसा क्रिएट हो जाता है जहां पे आपका जो पर्टिकुलर मटेरियल है वो खुद का शेप रिगेन नहीं कर पाता है। ठीक है, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड एज अ प्लास्टिक पॉइंट। ओके, प्लास्टिक पॉइंट मतलब क्या होता है? जैसे मान लो ये आपका एक रबर है। ठीक है, आप इसको एक्सटर्नली लोड अप्लाई कर रहे हो। एक्सटर्नली आप जब इसको लोड अप्लाई कर रहे हो तो ये क्या होता है, समवॉट एक्सपांशन होता है, बट जैसे ही आप लोड को छोड़ देते हो तो फिर से अपने रीगेन एक पोजीशन में आ जाता है। बट एट अ सर्टेन पॉइंट जहां पे आप मोर लोड लगाते हो, ठीक है, उसके वजह से जो मटेरियल अपने ओरिजिनल शेप में रिटर्न नहीं आता है, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड एज अ प्लास्टिक पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन में वही बोला है कि द लोड एट विच अ सफिशिएंट नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंजेस नथिंग बट सम प्लास्टिक पॉइंट विच आर, मतलब ऐसे कुछ पॉइंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैकेनिज्म। ठीक है, आर फॉर्म इन अ स्ट्रक्चर मतलब हम जैसे यहाँ पे हमने रबर का एग्जांपल लिया था, तो हम बीम को स्ट्रक्चर मानेंगे। सच दैट कोलैप्स मैकेनिज्म इज क्रिएटेड। कोलैप्स मैकेनिज्म, अभी देखो कोलैप्स मैकेनिज्म किस तरीके से होता है ये आपको मैं समझा के देखता हूँ। नाउ हम जो न्यूमेरिकल लेने वाले नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैंने एक न्यूमेरिक डायग्राम बनाई एक स्ट्रक्चर की। जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका बीम है जो कि फिक्स्ड है। ठीक है, और ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के ऊपर आपका क्या लग रहा है, लोड लग रहा है। तो प्लास्टिक मैकेनिज्म कहाँ कहाँ पे फॉर्म होगा? एक तो आपका प्लास्टिक मैकेनिज्म, यहाँ पे क्या बोला है हमने, सच दैट द कोलैप्स मैकेनिज्म इज क्रिएटेड। तो यहाँ पे दो टाइप के कोलैप्स मैकेनिज्म क्रिएट होंगे, जितने नंबर ऑफ लोड उतने नंबर ऑफ कोलैप्स मैकेनिज्म। पहला इसके लिए क्रिएट होगा, दूसरा इसके लिए क्रिएट होगा। फर्स्ट मैकेनिज्म में यहाँ पे आपका एमपी आएगा, मतलब तीन प्लास्टिक हिंजेस फॉर्म हो गए, ये फर्स्ट यहाँ पे। ठीक है, सेकंड और थर्ड, और सेकंड लोड के लिए फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, इस तरीके से हिंजेस फॉर्म हो गए। तो इस न्यूमेरिकल को हम देखने वाले हैं, जिसमें मैं आपको डेरिवेशन करके बताऊंगा कि किस तरीके से प्लास्टिक हिंजेस निकालते हैं, किस तरीके से हम डब्ल्यू निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ द वर्चुअल मेथड वर्क। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है, उसका बेसिक जानना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी अगर जैसे मैंने आपको बताया कि दो लोडिंग है, तो उसके लिए कोलैप्स मैकेनिज्म हमारा कितना बना, दो। ठीक है, तो उसी पर्टिकुलर कंसेप्ट को, मतलब कोलैप्स लोड को ही हम बोलते हैं प्लास्टिक कोलैप्स लोड या फिर प्लास्टिक लिमिट लोड। ठीक है, नाउ प्लास्टिक हिंजेस में बी डिफाइंड एज इल्डेड जोन, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहां से जो हो जाएगा वो इल्डेड जोन हो जाएगा, मतलब अपना पोजीशन, मतलब अपना जो साइज है फिर से रिगेन नहीं करेगा। ऑफ द मेंबर एट विच इनफाइनाइट रोटेशन कैन बी टेक्स प्लेस एट अ कांस्टेंट प्लास्टिक मूवमेंट। ठीक है, जो एमपी मैंने अभी आपको बताया था, दैट इज अ प्लास्टिक मूवमेंट, जहां पॉइंट पे हिंजेस आपके क्रिएट हो गए। बट आपको एक चीज ध्यान में रखना है, जिस जिस पॉइंट पे आपका प्लास्टिक मूवमेंट आएगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपके इनफाइनाइट रोटेशंस भी आएंगे एट अ कांस्टेंट प्लेस। ठीक है, नाउ प्लास्टिक हिंजेस हम हमेशा ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया। ठीक है, ब्लैक डॉट हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ऐसे डॉट ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से हम प्लास्टिक हिंजेस रिप्रेजेंट करते हैं। अभी प्लास्टिक हिंजेस किस तरीके से आते हैं? ठीक है, मतलब कहाँ कहाँ पे प्लास्टिक हिंजेस आता है ये भी पता होना चाहिए। इफ यू डोंट नो एट पर्टिकुलर पॉइंट कि कहाँ कहाँ पे प्लास्टिक हिंजेस आते हैं, तो आप उनको सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो प्लास्टिक हिंजेस आते हैं अंडर द कॉन्सेंट्रेटेड लोड। जहाँ भी कॉन्सेंट्रेटेड लोड है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपके प्लास्टिक हिंजेस आएंगे। जहाँ पे फिक्स एंड है वहाँ पे आपके प्लास्टिक हिंजेस आएंगे। जहाँ पे कंटिन्यूअस सपोर्ट है वहाँ पे आएंगे। जहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मूवमेंट वहाँ पे आएंगे।
at the point of zero shear force in a span subject to the uniformly distributed load। जहां पे आपका शेयर फोर्स जीरो है इसका मतलब बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है, क्योंकि देखो जब भी आपका शेयर फोर्स चलो यूडीएल का ऐसा रहता है तो आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम उसी पॉइंट के ऊपर रहता है, मतलब जिस पॉइंट पे शेयर फोर्स जीरो उस पॉइंट पे आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम। तो ऐसे जगह पे भी आपके प्लास्टिक मूवमेंट आएंगे। इसका क्या मैकेनिज्म हो गया, इसका मैकेनिज्म नथिंग बट जहां पे आपका मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट मतलब क्या, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, ठीक है। जितना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा इसका मतलब क्या होगा, उस पॉइंट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा उसका क्या आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा, मतलब प्लास्टिक मूवमेंट यहां पे फॉर्म होगा, ठीक है। एट अ सेक्शन वेयर सडन चेंजेस वेयर ऑकर, मतलब ऐसा सेक्शन जहां पे सडन चेंजेस आ रहे हैं आपके बीम में, मतलब मटेरियल की वजह से, कुछ रिइंफोर्समेंट के वजह से, ठीक है, प्रॉपर कॉम्पैक्ट नॉन कॉम्पैक्शन के वजह से जो भी चेंजेस आते हैं वो सारे यहाँ पे काउंट हो जाते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लास्टिक हिंजेस के लिए, ठीक है ना। और एक चीज है, नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंजेस रिक्वायर्ड फॉर अ कोलैप्स इज किस तरीके से दिए जाते हैं। अगर आपके इसमें आपके बीम में अगर प्लास्टिक हिंजेस है उसके लिए अगर निकालना है कोलैप्स तो कैसे निकलेगा, n इक्वल्स टू r+1 वेयर r इज अ नंबर ऑफ रिडंडेंसी और इनडिटर्मिनेंसी, जिसको हम डिग्री ऑफ स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंसी भी बोलते हैं। प्लास्टिक हिंजेस इज अ समटाइम कॉल्ड एज अ रस्टी हिंज और फ्रिक्शनल हिंज। आपके न्यूमेरिकल में कभी कभी ऐसा भी बोल सकते हैं, रस्टी हिंज, फ्रिक्शनल हिंज, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्लास्टिक हिंजेस इज अ पॉइंट ऑफ फेल्यूर वेयर प्लास्टिक मूवमेंट इज अचीव्ड। जैसे मैंने बताया एमपी इज व्हाट और प्लास्टिक मूवमेंट, तो प्लास्टिक हिंज नथिंग बट फेल्यूर होता है, ठीक है। ये जो डायग्राम यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, दिस इज व्हाट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फेल्योरिटी। बिकॉज मान लो कि ये मेरे पास एक स्केल है, ठीक है, ये स्केल है, अगर मैं इसको खींचता हूं तो ये थोड़ा साइज में बढ़ जाती है, लेकिन मैं इसको बहुत खींचता हूं तो ये अपने मतलब फर्स्ट इसमें मैंने खींचा यहाँ तक बढ़ गई, फिर मैंने लोड छोड़ दिया तो फिर से इसी साइज में वो आ गई। लेकिन मैंने बहुत खींचा उसको, फिर क्या हुआ, इसका डायमेंशन जो इसका वॉल्यूम है एक्सपांड हो गया यहाँ तक, लेकिन जब मैंने लोड उसको छोड़ दिया तो उसने इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में अपना शेप रिगेन नहीं किया, मतलब वो अपने इस शेप में नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, वो पर्टिकुलर पॉइंट ये है जिस पॉइंट से आपका फेलियर, आपका मटेरियल का फेलियरिटी हो जाता है। द प्लास्टिक हिंजेस इज अ पॉइंट ऑफ फेलियर वेयर प्लास्टिक मूवमेंट इज अचीव। तो उस पॉइंट पे मतलब इस पॉइंट पे आपका क्या हो जाएगा, प्लास्टिक मूवमेंट अचीव हो जाएगा, ठीक है। प्लास्टिक मे बी रिगार्डेड एज अ हिंज विद अ मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक्सेसिव रोटेशन ऑफ क्रॉस सेक्शनल स्टार्ट एज अ प्लास्टिक हिंजेस। मैंने इसलिए आपको यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल्स में थीटा और फाई ये दोनों टाइप के एंगल्स मिलेंगे। ये क्यों मिलेंगे, बिकॉज हम जब भी प्लास्टिक हिंजेस क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो वहां पे एक्सेसिव रोटेशन, बिकॉज वो स्टेबल नहीं रहता है मटेरियल, क्योंकि मटेरियल की प्रॉपर्टी ऐसी है कि मान लो ये खींच के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आ गया तो उस पॉइंट के ऊपर वो एकदम मतलब स्टेबल नहीं रहता है, मतलब ऐसे घूमता रहेगा, कुछ करता रहेगा। इट इज नॉट फिक्स्ड वन कि ऐसा फिक्स रहेगा, ऐसा नहीं, क्योंकि वो उसकी ऑलरेडी प्रॉपर्टी लूज कर चुका है, इसलिए वो उसमें एक्सेसिव नंबर ऑफ रोटेशंस उस पर्टिकुलर इसमें आएंगे, फिर रोटेशन होते होते एक पॉइंट पर टूट जाएगा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा एक पर्टिकुलर वायर है, मैंने उसको ऐसे टेन किया, फिर उसको और बहुत घुमाया, तो घूमने के बाद देखो विदाउट घुमाते ऐसे ऐसे कुछ मारते तो बहुत घूमते रहेगा, ठीक है। सो दैट इज पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड एज द प्लास्टिक हिंज, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बोला है एक्सेसिव रोटेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन स्टार्ट एट अ प्लास्टिक हिंजेस, मतलब जहां पे प्लास्टिक हिंज पॉइंट आएगा वहां पे आपके मैक्सिमम रोटेशन आएंगे। एट मैकेनिकल हिंज मूवमेंट इज जीरो, जहां पे भी आपका मैकेनिकल हिंज क्रिएट होगा वहां पे आपका मूवमेंट जीरो हो जाए। मैकेनिकल हिंज नथिंग बट एनी एडिशनल वेल्डिंग पॉइंट बोल दो, ठीक है, या बोल्टिंग पॉइंट बोल दो, उसको बोलते हैं मैकेनिकल हिंजेस। एट प्लास्टिक हिंज मूवमेंट इज डेवलप, जो प्लास्टिक हिंज पे ऊपर जो हमारा मूवमेंट डेवलप होगा उसको हम बोलेंगे प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। एमपी इज नथिंग बट योर अवर प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। नाउ अगर हमें डिटरमाइन करना है कोलैप्स लोड, जिसको हम डब्ल्यू बोलते हैं, ठीक है। कोलैप्स लोड को हमेशा क्या बोलना है आपको, डब्ल्यू, मतलब ये आपका आउटपुट रहेगा, किसी भी न्यूमेरिकल में आपका आउटपुट निकलेगा इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू निकलेगा। उसके लिए दो मेथड है, एक तो स्टैटिक मेथड जिसको हम लोअर बाउंड थ्योरम बोलते हैं, दूसरी है काइनेमेटिक मेथड जिसको हम मैकेनिज्म मेथड भी बोलते हैं, और उसका दूसरा उसको हम बोलते हैं अपर बाउंड थ्योरम, ठीक है। इन दिस मैकेनिज्म, मतलब मैकेनिज्म और फिर काइनेमेटिकल मेथड के बारे में बात कर रहा हूं। A mechanism is occur and virtual work equation is used to determine the collapse load, ठीक है। हम मैकेनिज्म मेथड में वर्चुअल वर्क के इक्वेशंस का, वर्चुअल वर्क के मेथड्स का यूज करते हैं। अब ये प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या है ये भी जानना जरूरी है। The work done by the load
ड्यूरिंग द स्मॉल मोशन ऑफ द कोलैप्स लोड, जो भी काम हो जाता है ड्यूरिंग द स्मॉल मोशन ऑफ द कोलैप्स लोड और मैकेनिज्म मस्ट बी इक्वल टू द वर्क एब्जॉर्ब इन द प्लास्टिक हिंजेस। जितना काम ड्यूरिंग कोलैप्स लोड में हो रहा है उतना ही काम आपका प्लास्टिक हिंजेस फॉर्म होने के बाद होगा, ऐसा उसका मीनिंग होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बोला है, या सिंपल तरीके से बोले तो वॉट एवर यूर एक्सटर्नल वर्क डन, जितना भी आपका बाहर का काम हो गया ड्यू टू लोडिंग, दैट इज इक्वल टू इंटरनल वर्क डन ड्यू टू द प्लास्टिक मूवमेंट। ठीक है, मतलब आपका इक्वेशंस कैसे होगा, अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली बताऊं तो इसमें जितना भी काम आपका इस लोड्स के वजह से हो रहा है दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू द वर्क डन बाय दिस प्लास्टिक मूवमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द एंगल्स। ठीक है, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद इंटरनल वर्क डन, तो एक्सटर्नल वर्क डन का फार्मूला क्या है, वर्क डन जो कि हमारा लोड मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस टर्म में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फिर डिस्प्लेसमेंट हम इसको बोलेंगे। ठीक है, नाउ इंटरनल वर्क डन इज नथिंग बट द वर्क डन बाय प्लास्टिक हिंज गिवन बाय एमपी इंटू फाइव, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल अपना रहेगा ड्यू टू दिस, ठीक है, और इंटरनल अपना रहेगा ये एमपी इंटू फाइव, एमपी इंटू फाइव, एमपी इंटू थीटा, इस तरीके से। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको बेसिक बताया, व्हाट इज द बेसिक ऑफ दी कोलैप्स लोड। तो नेक्स्ट वीडियो में, मतलब आज ही मैं अभी अपलोड करूंगा, इसलिए आपको ये चीज पता रहना चाहिए, बिकॉज अगर आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चंस क्रिएट होता भी है तो आप उसको कोलैप्स लोड को ब्रीफ कर पाए। सो होप यू लाइक माय वीडियो गाइज, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। हैव अ नाइस डे गाइज, बाय बाय।